नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है रोमिता और लक्ष्य। और आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक लो स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया और उस हार का बदला लिया जो इसी सीजन लखनऊ के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिली थी। उस हार का बदला तो ले लिया और वो जो एक राइवलरी देखने को मिलती है गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली, आज भी उसकी हल्की फुल्की सी झलक देखने को मिली। जी बिल्कुल। और चिन्ना स्वामी के स्टेडियम पे यही लखनऊ की टीम है जिसने 200 से ज्यादा रन का स्कोर चेस किया था और यही लखनऊ की टीम है 126 रन भी डिफेंड नहीं कर पाई। आज किस माइंडसेट से आए थे लखनऊ के बल्लेबाज समझ में आया ही नहीं। जो आया हवा में उन्होंने शॉट्स खेले, कोई मतलब कहते हैं ना कि बड़े शॉट खेलने की जरूरत थी नहीं, ओनली रना बॉली तो चाहिए थे आपको। 120 गेंद पर 128 रन चाहिए थे, लेकिन पहली या दूसरी गेंद पे जब मेयर्स आउट हुए उसके बाद ऐसा पैनिक बटन दबा जो एंड तक वो कहते हैं ना कि उसका जलजला लास्ट तक चलता रहा। बिल्कुल। और रोमिता, वो आरसीबी की खुशी जीत की एक अलग लेवल की थी। आज ये मुकाबला भी जीत लिया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जहां दूसरी तरफ एक बार तो हार गए थे, लेकिन आज की पिच थोड़ी सी कठिन थी, बल्ले पे गेंद आ नहीं रही थी अच्छे से। और फिर भी मैं कहूंगा कि आरसीबी ने इतने रन बना दिए, वो एक अच्छी पारी जो फाफ डुप्लेसी ने भी खेली वहां पर उसकी बदौलत। हाँ देखिए, पर ये भी हमें गौर करना होगा यहाँ पे लक्ष्य और चिराग की बहुत छोटा स्कोर है इस आईपीएल की सीजन में। मुझे लगता है कि सबसे छोटा स्कोर शायद आज दिया गया और इस छोटे स्कोर के साथ जिस तरीके से आज ये मैच पूरा आया, शायद बेंगलुरु को भी उम्मीद ना हो कि वो ये मैच जीत पाएंगे। लेकिन लखनऊ के लिए मैं बिल्कुल लक्ष्य की बात से सहमत हूँ कि बहुत जल्दबाजी करने की, बड़े शॉट्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आराम से चेस किया जा सकता था इस टारगेट को, लेकिन जल्दबाजी में और शायद प्लानिंग उतनी ज़्यादा सटीक नहीं कि किस तरीके से खेलना है, जिसकी वजह से आज एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। बेंगलुरु की तरफ से तो अच्छा किया ही गया, लेकिन फिर भी अगर हम विराट कोहली और डुप्लेसी को छोड़ दें तो अगर नीचे का आप ऑर्डर देखेंगे तो वहाँ भी थोड़े बहुत लूप होल्स तो थे। अच्छा हुआ ना रन नहीं बनाया, नहीं तो लखनऊ तो बहुत पहले हार जाता, क्योंकि 127 रन नहीं बना पाए तो आप कैसे बड़े स्कोर का पीछा करोगे। लेकिन आज आपके जो सबसे फेवरेट खिलाड़ी है केएल राहुल, अगर शायद इंजर्ड नहीं होते तो कहानी कुछ बदल सकती थी, क्योंकि इन परिस्थिति के लिए उनकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा अच्छी थी। बिल्कुल, इन परिस्थितियों के लिए अच्छी थी बल्लेबाजी। और वो जो एंकर की भूमिका निभाते हैं हर बार, टीम इंडिया के लिए भी निभाते हैं, अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी निभाते हैं। अगर वो एंकर एक मिल जाता, जो लगातार विकेट्स गिर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, वहां पर अगर कोई खिलाड़ी रुक जाता तो एलएसजी ये मुकाबला आराम से निकाल कर ले जाती। आयुष बदोनी की हम लोग बात कर रहे हैं, 11 गेंदों में 4 रन इन्होंने बनाए। आज आयुष बदोनी की जगह मार्कस स्टोइनिस को ओपन के लिए भेजा जा सकता था। जब आपको बड़े शॉट खेलनी है तो पावर प्ले में भेज देते। बिल्कुल। और आपके पास जब ऊपरी क्रम में केएल राहुल थे ही नहीं, जब आप एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, तो फिर आप थोड़ा सा तेज तर्रार पावर प्ले का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते थे। कृणाल पांड्या भी देखिए, रन्स तो इतने ज्यादा किसी के बल्ले से नहीं निकले, और वो जो रन निकले वो सिर्फ फाफ डुप्लेसी के बल्ले से 44 रन निकले, वो भी विराट कोहली 31 रन। विराट कोहली दीपक हुड्डा को क्या हुआ है, एक भी सीजन इस सीजन में एक भी मैच में उन्होंने अच्छी पारी नहीं खेली। एक भी मेरे हिसाब से शायद 20 रन से ज्यादा की पारी नहीं खेली है। दीपक हुड्डा पिछला सीजन इतना अच्छा गया था, उसके बाद टीम इंडिया में भी आए, टीम इंडिया की तरफ से शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन क्या हुआ है, क्या सारे गेंदबाजों ने इनकी काट निकाल ली है? काट निकाल लिया मुझे लगता है। और थोड़ा बहुत वो भी है ना कि अभी फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं दीपक हुड्डा जिस तरीके से थे। उसके बाद जैसे टीम इंडिया में नहीं ज्यादा चांस मिला, जब मिला था वो न्यूजीलैंड दौरे पर हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करवाई थी, लेकिन लगातार गेंदबाजी भी नहीं करवाई जा रही थी दीपक हुड्डा से। तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी थी और वो अब साफ तौर पर सामने नजर आ रही है। काइल मेयर्स का विकेट जब मिला वहां से मतलब मुझे पर्सनली तो हौसले बुलंद हो गए थे कि भाई आरसीबी आज जीतने वाली है। तो की वन मैन आर्मी है ना जो अच्छी ओपनिंग दिला रही है, उसी के बाद तो उसको कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन रोमिता, पूरन हो गए, स्टोइनिस हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, आयुष बदोनी हो गए, 228 चेस कर रहे थे या 128? सब के सब हवा में शॉट। बिल्कुल। देखिए, वही है, हम यहाँ पर बात यही करें कि अगर अच्छे से खेला गया होता, एक प्लानिंग होती, क्योंकि उतने बड़े शॉट्स आपको नहीं खेलने। अगर आपका पहला ही प्लेयर 0 पे आउट हो गए, शायद 2 बॉलों का ही सामना यहाँ पर उन्होंने किया मेयर्स ने, और उसके बाद वो आउट हो गए। उसके बाद मुझे लगता है कि एक सदी हुई पारी अगर खेली जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते। बदोनी को अगर हम देखें तो सिर्फ 11 बॉलों का सामना किया, 4 रन बनाए। उसके बाद लगातार 14, 1, 13, 9, 23, मतलब अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखेंगे तो सिर्फ अमित मिश्रा का है 23 रन शायद। अमित मिश्रा
नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम की अच्छा, तरफ से कृष्णप्पा 23 गौतम। रन जो है वो बनाए गए सबसे ज्यादा हैं। गेंद अमित Highest मिश्रा ने खेली है। स्कोर जो है वो 5 ओवर खेल के गए हैं अमित मिश्रा। हाँ, हालांकि सिर्फ 19 रन उन्होंने बनाए इस हाँ, दौरान, बिल्कुल, वो तो- लेकिन अगर हाईएस्ट स्कोर के हिसाब से आप देखें, आप आईपीएल खेल रहे हैं, आप एक बहुत ही लो स्कोरिंग टारगेट को चेस करने के लिए खेल रहे हैं, वहां पर अगर आप इस तरह से खेलेंगे तो शायद नतीजा यही है। और मुझे लगता है कि आज गलतियां ज्यादा हुई हैं, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं नहीं था। थी, जिसकी वजह से आज ये नतीजा बिल्कुल, है। और मैक्सवेल भी हार का ठीकरा आप किसी और पे नहीं फोड़ सकते, कुल खुद की मिला के, बल्लेबाजी पिच को पे जब- नहीं, किसी और चीज इसी पर पे भी नहीं। नहीं, कोई स्कोर इतना बड़ा था नहीं। ऐसा भी देखिए, रैंक टर्नर नहीं थी कि बिल्कुल बॉल टच ही नहीं हो रही थी। गौतम ने दिखाया यहाँ पे शॉट खेल सकते थे, स्टॉइलिस ने थोड़ा सा दिखाया वो जल्दबाजी, और जल्दबाजी का आप देखिए बड़े शॉट तो मार ही रहे थे। 2 रन आउट हुए, रवि बिश्नोई सेट हो गए थे, रन आउट हो गए, गौतम सेट हो गए थे, वो रन आउट हो गए थे। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही टॉप क्रम के 2-3 बल्लेबाजों का विकेट गिरे, आपकी टीम पैनिक हो गई थी, बिल्कुल। आपकी टीम और- दबाव में आ गई थी। और हड़बड़ाहट भी देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर नजर डाले ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच पर, फाफ डू प्लेसी, जिस तरह से चैंपियंस की जंग में हम बात करते हैं तो ये ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच 44 रन इस विकेट पे अगर कोई बल्लेबाज बना रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये भाई शतक के बराबर है। ये शतक के बराबर है। ये बनते हैं आज के ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी। और क्या कहेंगे इनकी पारी के बारे में आप? संभल कर सूझबूझ के साथ 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट भी रखी और लगातार चलाते रहे थे। और सबसे अच्छी बात, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल किया। उनको पता था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बल्लेबाजी और कठिन होती जाएगी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि पावर प्ले में बहुत तेजी से रन बनाए फाफ और विराट ने, लेकिन फाफ ने अपना विकेट फेंका नहीं। और अंत में देखिए, जब लगातार विकेट गिर रहे थे तो उनको तेज बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन आज के 44 रन शायद कई दिनों के 70 या 80 रन माने जाएंगे। तो सही कहा आपने, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच हमारे लिए तो कम से कम यही है। बिल्कुल, और शानदार पारी भी खेली, और कप्तान है आरसीबी के, और आज कप्तान की तरह ही लीड करते हुए नजर आए। वो शुरुआत मिली विराट कोहली के साथ, लेकिन आपको लगातार उस आज स्कोर फील्डिंग को भी लेकर की। जाना था। आज फील्डिंग भी किया आज इन्होंने। और देखिए, जब आपको बदला लेना हो तो इस तरह की पारी कप्तान के बल्ले से तो निकलनी ही चाहिए, जिस तरीके से आज डुप्लेसी ने बिल्कुल। खेला, और रणनीति भी अच्छी। हालांकि स्कोर उतना बड़ा नहीं अच्छा था, हम रोमिता, बात मैच करें। कितना देखा आपने? मैं थोड़ा बहुत देख पाई, विराट क्योंकि कोहली मेरा का बुलेटिन अग्रेशन भी था। देखा, बार बार देखा, लगातार देखा। लगातार तो नहीं देखा, क्योंकि देखिए मेरे बुलेटिन्स भी हैं बीच में, तो थोड़ा बहुत ही मैं देख पाई हूँ। लेकिन क्या था, चिराग से पूछूंगा, वो क्या था? गौतम गंभीर को जवाब था या वो था, LSG को जवाब? एलएसजी को भी लेकिन जवाब मैं था। इमेजिन कर पा रही हूँ विराट कोहली का एग्रेशन, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। लेकिन मैं समझना जरूर चाहूंगी चिराग से कि चिराग, आज जिन लोगों ने मैच नहीं देखा है, जो मेरी तरह किसी न किसी काम में व्यस्त थे, उनके लिए आप बताइए कि आज मैदान पर बिना बोले क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, और आज कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच की बात करें तो ये ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, विराट कोहली चमकते हुए दिखाई दिए पूरे मैदान में। और ये वो फ्लाइंग किस थी, एक वो ये फ्लाइंग किस थी, ये फ्लाइंग किस आज पूरे लखनऊ में बांटी जा रही थी कि आप और वो देखिए देखिए पीछे आज से विराट कोहली को देखिए, आप पीछे से विराट कोहली को देखिए। और ये अनुष्का शर्मा के बर्थडे की खुशी है क्या? हाँ, हो सकती है, या गौतम गंभीर के इसी फ्लाइंग किस का जवाब है। इसी फ्लाइंग किस का जवाब है। और ये गौतम गंभीर और विराट कोहली की राइवलरी वो हमने शायद 2013 में सबसे पहले देखी थी, जब आरसीबी और केकेआर का वो मैच हुआ था। और उसके बाद से लगातार इन दोनों टीमों जब भिड़ते हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में, तो फिर ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलते ही है। जी बिल्कुल, और बार बार देखने को मिलते हैं। और आज तो शायद बादशाह बन गए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग भी की थी, बल्लेबाजी में तो 30 गेंद पे 31 रन बनाए, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने फील्डिंग भी की थी, आक्रामक रुख अपनाए रखा, और जो कैच पकड़ने के बाद चाहे खुद पकड़े चाहे उनके साथी पकड़े, जो अग्रेशन देखने को मिल रहा था वो आज अलग लेवल का था। और आज यहाँ से एलएसजी जब खुद को शीशे में देखेगी, एलएसजी के प्लेयर देखेंगे, तो वो खुद से यही कहेंगे कि ये मैच हमको आरसीबी ने नहीं हराया है, ये मैच हम खुद हारे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आज जो खेले हैं लखनऊ के प्लेयर्स, उसके बाद ये जाहिर तौर पर कहना होगा, लेकिन बेंगलुरु की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से आज कप्तान ने पारी खेली, विराट कोहली ने पारी खेली, और फिर जिस तरह से इतना कम स्कोर करने के बाद भी आप जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अब सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग ही है जो आपको इस मैच में बनाए रख सकती हो। शायद बेंगलुरु ने आज इसी स्ट्रेटेजी पे काम किया कि चलिए, एक तरफ हमारा स्कोर जो है वो जरूर छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए, इसका फायदा भी मिला। बिल्कुल, और करण शर्मा को नहीं खिला रहे थे आरसीबी वाले, आज खिलाया और दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं।
आज की पिच उनके मुताबिक बट थी। आप शुरू में जब शुरुआती मुकाबले खेल रहे थे उसमें भी वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हसरंगा आए, उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कर्ण शर्मा जैसे मुंबई इंडियंस के लिए पीयूष चावला प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ के लिए मिश्रा जी कर रहे हैं, वैसे ही इस टीम के लिए शायद कर्ण शर्मा कर सकते हैं। हसरंगा की बात करें, 4 ओवर 20 रन दिए, एक विकेट भी हासिल किया और जिस तरीके के गेंदबाज हैं इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। बल्लेबाजी में भी उम्मीदें ज़्यादा है। बल्लेबाजी में तो हालांकि उतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में ज़रूर करके दिखा रहा है। ग्लेन मैक्सवेल जिन्हें पावर प्ले में ही एक ओवर दिया गया था, उसी में एक विकेट चटका ली थी इन्होंने, और जहां पर स्पिन में मदद थी वहां पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने भी इस बात को समझा कि आप यहां पर पावर प्ले में ग्लेन मैक्सवेल से एक ओवर करवा सकते हैं। सिर्फ 3 रन दिए, एक विकेट हासिल किया, वहां से मोमेंटम आया थोड़ा। जॉश हेजलवुड जो आज पहली बार इस सीजन आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे, 3 ओवर 15 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने भी चटकाए। तो क्या कह सकते हैं कि हेजलवुड इज बैक? पहला मैच था, पिच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी बल्लेबाजी के लिए। बहुत वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, हम सभी को पता है, लेकिन 1-2 मैच खासकर जब चिन्ना स्वामी पे खेलेंगे, वानखेड़े पे खेलेंगे, वहां पे उनकी गेंदबाजी कैसी होती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दबाव के क्षणों में जब बल्लेबाज हावी होंगे उस समय कैसी गेंदबाजी करेंगे। आज तो देखिए कोई भी गेंदबाज नहीं पिटा ना, चाहे आप लखनऊ की साइड से दिल ले लीजिए या सिराज पिटे हैं थोड़ा सा, लेकिन इनकी आज किस्मत खराब कहेंगे, क्योंकि इनसाइड एज भी गया, आउटसाइड एज भी गया, गेंदबाजी इन्होंने भी अच्छी करी और सबसे महत्वपूर्ण विकेट तो इन्होंने लिया है मेयर्स। बिल्कुल मेयर्स के लिए साफ है, सिराज को सामने लाओ, उनका विकेट पाओ, क्योंकि जब इन दोनों टीमों के बीच में पहले भिड़ंत हुई थी तभी भी सिराज ने उनको क्लीन बोल्ड किया था 0 पे, आज भी 0 पे। बिल्कुल, यानी कि ये चीज़ साफ तौर पर आरसीबी को भी समझ में आ रही थी कि काइल मेयर्स का जो तोड़ है वो हमारे पास है, मोहम्मद सिराज, और वो काम करके भी दिखाते हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी शायद उतनी नहीं रही है मोहम्मद सिराज में, मैं पर्सनली ये मानता हूं, क्योंकि जो वाइड्स हैं, जो नो बॉल्स हैं, या जो लाइन लेंथ से भटकना है वो बार बार देखा जा रहा है। और ये चीज़ मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूं कि WTC फाइनल इनको खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत चाहिए, आपको लाइन और लेंथ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट T20 गेम ही ऐसा है ना कि छक्के बहुत पड़ते हैं। नहीं, मैं यही कह रही थी कि देखिए जाहिर तौर पर अगर आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आगे के लिए भी रास्ते जो है वो और ज़्यादा क्लियर होते दिखाई देते हैं, वरना क्योंकि अगर फॉर्म उतनी अच्छी नहीं आपकी, क्योंकि हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे लक्ष्य कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं पिछले आईपीएल के सीज़न में, इस बार वो उतने चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका फॉर्म उतना कंसिस्टेंट ना होना इसका एक बड़ा रीज़न है, और इसलिए कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि इंडियन टीम में भी हम उनको लेकर खास तौर पर बात कर रहे हैं जब हम WTC का जिक्र करते हैं। WTC की बात हो रही है तो KL राहुल की भी बात हो जाए। आज इंजरी बहुत बड़ा कंसर्न, टीम इंडिया बहुत चिंता में होगी। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये, जब बल्लेबाजी के लिए आना ही था तो थोड़ा पहले आ जाते, या फिर अगर भाग नहीं पा रहे थे तो मत ही आते। तो फिर आप रिस्क नहीं लीजिए अपने आप को, क्योंकि देखिए ठीक है WTC आपको खेलना है जून में, लेकिन अभी आपको पूरा IPL भी तो खेलना है ना। आपकी टीम एक अच्छी पोजीशन में, आप चाहते हैं कि आप IPL जीते, तो फिर आप, और आपको दिख रहा था शायद वहां से इतना आसान ये मैच नहीं है, ये पिच इतनी आसान नहीं है, और आप तब आए जब शायद 9 बॉल में कुछ 18-20 रन के आसपास चाहिए थे, 22-23 रन चाहिए थे, 18 से तो हार ही गए। इंटेंट की भी है ना, दिखा भी नहीं कि बाउंड्री तक गेंद जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भाग नहीं रहे। जब आपको भागना नहीं है, जब आपको स्ट्राइक ही नहीं लेनी है, तो इससे अच्छा है कि आप क्यों रिस्क ले रहे हो। आप इससे अच्छा डगआउट में बैठो, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, आप जो भी आपको मतलब ट्रीटमेंट कराना है वो कराइए। क्या आज की जो तस्वीर है आपने देखी, WTC के लिए जगह उनकी खतरे में है? देखिए किस फॉर्म के बेस पे या इंजरी के बेस पे? इंजरी की वजह से। अच्छा, इंजरी के बेस पे देखिए मुझे लगता है कि आज क्योंकि बल्लेबाजी करने उतर गए थे, तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। वो हो सकता है कि एक आध मैच के लिए बाहर रहें अगले कुछ, लेकिन क्योंकि बल्लेबाजी करने ही आ गए थे, अगर ज़्यादा सीरियस इंजरी होती तो फिर शायद बल्लेबाजी करने आते ही नहीं। और जिस तरीके से लेकिन इंजरी हुई थी तब बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि एकदम से स्ट्रेचर मंगाना पड़ गया था, आंसू तक निकल आए थे, और निकोलस पूरन भी इमोशनल हो गए थे बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो गया। उनकी गैर मौजूदगी में कृणाल पांड्या ने कप्तानी का जिम्मा उठाया था, लेकिन इंजरी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है। लेकिन मुझे बड़ी लग रही है, पता नहीं क्यों बड़ी लग रही है। तो फिर बल्लेबाजी करने क्यों आए? नहीं देखिए, रोहित शर्मा भी बांग्लादेश के खिलाफ, आपको वो सीरीज याद हो तो उसमें आए थे, अंगूठी की चोट लगी थी, उसके बाद 2-3 महीने के लिए बाहर हो गए थे। तो एक वो अभी देखिए बॉडी गर्म थी, उनकी बॉडी गर्म होती है, बाद में जब टेस्ट के लिए जाएंगे, एक्सरे के लिए जाएंगे, जब पता चलेगा कि
चोट कितनी वो कहते हैं ना गहरी है। मुझे लगता है कि आज शायद पूरी एलएसजी की जो प्लानिंग है वो बुरी तरीके से फेल रही है। किस्मत भी खराब रही पहली बात, और दूसरी बात प्लानिंग भी फेल रही है। पूरन स्टोइनिस सेट हो चुके थे, क्या छक्कों से ही डील करनी थी? सिंगल से मैच नहीं जीत सकते थे क्या? सिंगल से आराम से मैच जीत सकते थे। 127 साल लगभग रन बॉल आपको चाहिए था, लेकिन हर बल्लेबाज वही कोशिश कर रहा था कि नहीं एक छक्का लग जाए, एक चौका लग जाए किसी तरीके से। शायद वो प्रेशर रिलीज करने की बिल्कुल, कोशिश लेकिन प्रेशर ऊपर खुद के ही रहा था, क्योंकि जब विकेट्स गिर रहे थे, आप देखिए आयुष बदोनी आउट, काइल मेयर्स आउट हुए, आपके पास बल्लेबाजी बहुत थी। कृणाल पांड्या है, निकोलस पूरन है, मार्कस स्टोइनिस है, आपके पास और भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी निचले क्रम में कर सकते हैं। तो फिर आपको इस तरीके के रिस्क बाद में नहीं लेने चाहिए थे। और आप तो आरसीबी की बैटिंग देख कर आ रहे थे ना, कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और 127 तक वो नहीं भी पहुंचती शायद, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि 127 तक भी आरसीबी पहुंच जाएगी। वो भी एक मुझे लगता है कि धक्का लगाते लगाते वो वाली चीजें है कि दिनेश कार्तिक ने एक चौका एक छक्का मार दिया, असरंगा ने लास्ट में एक चौका मार दिया, और यही रन तो भारी पड़े लखनऊ के ऊपर। आज आरसीबी ने क्या अलग किया आपको लगता है? आक्रामक रुख शुरू से अपनाया, या तो उनको पता था? देखिए एक चीज तो उनको पहले से पता था कि जीतेंगे तो विकेट लेके जीतेंगे, और पहले ओवर से या पहली गेंद से ही उसी रणनीति के साथ आए। बिल्कुल, और वो एक एक्टिवनेस भी दिख रही थी फील्ड में हर जगह। मोहम्मद सिराज एनर्जी दिख रही थी। मोहम्मद सिराज डाइव मार के लगातार बॉल पकड़ रहे थे। उसके बाद हमने देखा विराट कोहली जिस तरीके से मैदान कवर करके कैचेस पकड़ रहे थे, तो एनर्जी एक अलग लेवल की थी। उसके बाद जब जॉश हेजलवुड जैसा गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ आपके पास आ जाता है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है आपकी बॉलिंग लाइनअप में, और वो करके भी दिखाया। सिराज ने 1 विकेट लिए, हेजलवुड ने 2 विकेट लिए, तो आप अपने आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब दोनों छोर से लगातार अच्छी गेंदबाजी होती है तो फिर बैट्समैन थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। और ये करण शर्मा तीसरी तरफ, तो आज तो मतलब अटैक हो रहा था हर तरफ से। मैक्सवेल गेंदबाजी करा रहे थे, महिपाल लोमरोर गेंदबाजी करा रहे थे। महिपाल लोमरोर की जरूरत पड़ती नहीं मुझे लगता है, लेकिन यहां से गेंदबाजी अच्छी हुई दोनों टीम की तरफ से। एलएसजी आज प्रेडिक्ट कोई नहीं कर रहा था। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो गेंद 1 से वो फेवरेट थे, और पहली इनिंग खत्म हुई, इसके बाद तो और फेवरेट हो गए। लेकिन हारे हुए मैच को कैसे जीता जाता है वो आरसीबी को आता है, और या जीते हुए मैच को कैसे हारा जाता है, दोनों चीज आती है। दोनों चीज देखी गई है आज। 220 रन बनाकर हार जाते हैं, 126 या 27 रन बनाकर जीत जाते हैं। रोमिता, इसे ही तो आरसीबी कहते हैं। बिल्कुल, देखिए यही बात हम कर रहे थे, और मुझे यही लगता है कि आज शायद जैसे स्कोर खड़ा किया 126 रनों का, शायद उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और शायद पहले ही ओवर से उसकी शुरुआत कर दी, और इस वजह से लखनऊ की हालत जो है वो बिल्कुल पतली होती चली गई, एक के बाद एक। और इसी बात का जिक्र मैंने पहले भी किया कि जब आप एक छोर से कमज़ोर हो चुके हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि अगर इस क्रिकेट में अब बने रहना है, इस टूर्नामेंट में अगर बने रहना है, तो आपको दूसरे छोर से अपने आप को मजबूत करना होगा। पॉइंट टेबल की अगर हम एक बार बात करें लक्ष्य, चिराग, तो पॉइंट टेबल में इस वक्त टॉप पर गुजरात है। और आज कोई नुकसान होने वाला है ये मैच हारने के बाद लखनऊ को? लेकिन नुकसान तो होगा, नेट रन रेट का भी होगा। और अब राजस्थान रॉयल्स नंबर 2 पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स और माफ कीजिएगा लखनऊ ने 9 मैच खेले, दोनों 5 जीते, 4 हारे हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर आरआर ऊपर है, और नंबर 1 पर है जीटी। उस तरीके का प्रदर्शन कर भी रही है जीटी। बिल्कुल, गुजरात की तो तारीफ गुजरात टाइटंस आरसीबी भी नंबर 5 पर आ गए है वैसे, और आरसीबी के ही नंबर 4 अंक है, मतलब आरआर के 10 पॉइंट है, एलएसजी के 10 पॉइंट है, सीएसके के 10 पॉइंट है, आरसीबी के 10 पॉइंट है। बधाई हो आपको भी, बधाई हो। ऊपर तो आपकी राजस्थान रॉयल्स है, और गुजरात टाइटंस के लिए मुकाबला कल और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और से मुकाबला पंजाब, हाँ बाय द वे पंजाब भी 10 पॉइंट्स के साथ, ये 10 पॉइंट्स वाली जो रेस है, यही तो आईपीएल का रोमांच है कि एंड तक नहीं पता कि कौन प्लेऑफ की रेस में जाएगा, कौन जीतने वाला है। बिल्कुल। और कल मुकाबले की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होगा। गुजरात टाइटंस फेवरेट्स होगी, और लेकिन दिल्ली को ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्लेऑफ में बनाने तो अब जितने भी मैचेस है सारे के सारे जीतने होंगे, लेकिन ये कोई चमत्कार होगा तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि टीम तो ऐसा प्रदर्शन कर नहीं रही है। प्रदर्शन में निरंतरता है नहीं, और जिस तरीके से पिछला मैच हारे हैं, 112 रन पर 1 विकेट था, उसके बाद जो कोलैप्स होता है वहां से मुझे लगता है कि टीम में कमी है। और सबसे बड़ी कमी अक्षर पटेल को ऊपर ना भेजना, पता नहीं कब भेजेंगे, किसकी सुनेंगे, शायद भगवान की सुनेंगे, क्योंकि फैंस की तो और हमारी तो सुन नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि शायद भगवान की सुनेंगे रोमिता।
देखिए अब ये देखना होगा कि क्या आपकी इस बात को सुन के वो भगवान की बात सुनते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली के लिए कल फिंगर्स क्रॉस्ड करनी होगी उनके फैंस को कि कल का मैच जो है वो दिल्ली जीत जाए, और उसी तरीके के चमत्कार का जिक्र आप कल भी कर रहे थे जब मुंबई जीती थी। कल अगर प्रेडिक्शन करें ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कल के लिए आपको कौन लगता है, कौन हो सकता है? राशिद खान, राशिद खान हर मैच में, जिस मैच में वो खेल रहे हो वो वैसे ही देखिए इफेक्टिव प्लेयर बन जाते हैं। और पिछले 2-3 मैच अच्छे गए नहीं है तो वापसी करना वो जानते हैं, और दिल्ली से अच्छी टीम कौन सी हो सकती है वापसी करने के लिए? आपको क्या लगता है ओकिनावा सुपर टीम कौन सी होगी कल? कौन सी टीम जीतने वाली है? गुजरात मतलब गुजरात के फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा हो गई। गुजरात को जिता रहे हो, हमसे पूछिए। देखिए वो सीजन 1 से मेरी फेवरेट है क्योंकि हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट है, तो पहले ही सीजन में चैंपियन बन जाए टीम तो जाहिर तौर पे आप और एक इस जो सीजन फैन भी मूवमेंट, ऐसा ही प्रदर्शन हाँ कर रहे हैं। प्रदर्शन भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि पहली बार आप आईपीएल खेल रहे हैं उसके बाद आपने एक बार जीत लिया तो आप दूसरी बार उस जीत के लिए उतने ज्यादा उत्साहित नहीं, एक्साइटेड नहीं है। तो और अगर चेस कर रही है तो फिर तो 90% लिख लेना मेरा गुजरात। हाँ, चेस के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है गुजरात टाइटंस का। चलिए फिलहाल आपने आज का मुकाबला देखा, ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस मुकाबले को 18 रनों से अपने नाम कर लिया है। कल के दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में, इसलिए अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।